नमस्कार साथियों। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे थे और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कलेक्शन ऑफ डेटा टॉपिक पर डिस्कस किया। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो पहला कार्य है कि कलेक्शन ऑफ डेटा हमने हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उसके ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कर लिए, फिर हम उसका डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा कलेक्शन करने के बाद जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का होता है। यहाँ पर हम डेटा को उसकी विशेषताओं, उनके गुणों के आधार पर हम अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं ताकि डेटा का सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा सके और कुछ ऐसी विशेषता होती है जो कि प्रकट नहीं हो पाती है तो वो भी प्रकट हो जाए और एक जो हमने कलेक्टेड डेटा जो है उनको इंटरप्रिटेशन की सुविधा हमें मिल जाए। तो ये सब कार्यों के लिए हम क्या करते हैं, उन डेटा को, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है तथा वर्गीकरण के कुछ उद्देश्य हैं। जब सबसे पहला उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि सांख्यिकी जो भी डेटा हमने प्राप्त किए वो सरल व संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। पहला उद्देश्य वर्गीकरण का ही होता है कि रिसर्चर को बिना मानसिक तनाव के आसानी से वो डेटा समझ में आ जाए, इस तरीके से उसको वर्गीकृत करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक कॉलेज के अंदर 1000 विद्यार्थी और 1000 विद्यार्थियों की ऊंचाई के ऊपर कोई स्टडी करनी है, उनकी हाइट के ऊपर कोई स्टडी करनी है, तो प्रत्येक विद्यार्थी के साथ अगर उसकी ऊंचाई लिख दिया जाए तो वो बेनतीजा होगी, क्योंकि हर एक 1000 स्टूडेंट्स को हम उसकी अलग अलग हाइट्स के आधार पर एक जटिल डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। परंतु यदि उसके हम अलग अलग क्लास के आधार पर उसकी हाइट जो कि सेंटीमीटर में गिवन होगी, हम उसको 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165 ऐसे अलग अलग क्लासेस अगर हम बना लें और उस क्लासेस के आधार पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको हम लिख दें तो हम आसानी से उसको, उस डेटा को समझ सकेंगे और उसके ऊपर आगे फर्दर स्टडी कर सकेंगे। तो पहला कार्य जो है उद्देश्य वर्गीकरण का वो सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। दूसरा है समानता एवं असमानता के आधार पर। समानता व असमानता, देखिए जो सांख्यिकी तथ्य होते हैं कुछ गुणों के ऊपर आधारित होते हैं, तो उनको हमें समान गुण वालों को एक साथ रखा जाता है और असमान वालों को अलग रखा जाता है ताकि जो फर्दर हम एनालिसिस जो टूल अप्लाई करें वो इजीली कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे साक्षर और निरक्षर वर्ग है तो साक्षर वालों को साथ में रखा जाएगा और निरक्षर वाले वर्ग को अलग रखा जाएगा। रोजगार प्राप्त और बेरोजगार, जो रोजगार वाले हैं उनको अलग रखा जाएगा, जो बेरोजगार वाले हैं उनको अलग रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको समानता वाले गुण को और असमानता वाले गुणों के आधार पर उसको अलग अलग प्रस्तुत किया जाएगा ताकि दोनों ही चीजें स्पष्ट हो जाए। फिर हम जो इसका जो तीसरा उद्देश्य है वर्गीकरण का वो तुलनीयता, तुलना करना। डेटा इस क्लासिफिकेशन करके हम क्या कर सकते हैं, समान गुण वाले को अगर हम अलग रख देते तो उन समान गुण वालों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तुलना कर सकेंगे। यानी जो तुलना होगी वो तभी होगी जब अच्छे से क्लासिफाई हो। तो यानी क्लासिफिकेशन का जो तीसरा उद्देश्य होता है कि आपस में तुलना की जा सके, तुलना करने के बाद ही हम जो है निर्वचन कर पाएंगे, इंटरप्रिटेशन पर पहुंच पाएंगे। चौथा जो होता है वो एक सारणियन का आधार है। क्लासिफिकेशन के बाद सारणियन स्टार्ट होता है, यानी कि जो टेबुलेशन है वो जो है क्लासिफिकेशन के बाद होगा। यानी टेबुलेशन को एक आधार प्रदान करता है ये क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो क्लासिफिकेशन के कुछ उद्देश्य हैं वो इस तरीके से हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के टाइप, किस तरीके से हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डेटा होता है वो डेटा दो प्रकार का होता है। एक आपका डेटा जो होता है वो वर्णनात्मक प्रकृति का होता है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, और एक डेटा होता है वो न्यूमेरिकल टाइप का होता है। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का डेटा होता है, जो वर्णनात्मक डेटा होता है, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते हैं न्यूमेरिकल में, और जो न्यूमेरिकल डेटा उसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। तो जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, और जो प्रत्यक्ष रूप से जिनको माप सकते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। और इसी के आधार पर, इन दोनों के मापने की प्रकृति के आधार पर हम क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा की और एक क्वांटिटेटिव डेटा की। जो प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता वो कैसा हो सकता है, जैसे
जो लिटरेसी है, जैसे साक्षरता है, निरक्षरता है ना, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और जिनको प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, है ना, जैसे हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, आपकी आयु हो गई, भार हो गया, है ना, प्राप्तांक हो गए, मार्क्स हो गए, ये सब क्या है, इनको प्रत्यक्ष रूप से हम माप सकते हैं। तो ये सब क्या बन जाते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं, चर मूल्य बन जाते हैं। तो डेटा जो होता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल टाइप का होता है, और इसी के बेस के आधार पर हम जो क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, एक होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है वो वापस से दो भागों में बांटा जाता है। हम दो प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हम कहते हैं सिंप्लेक्स क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन। एक हम कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन या डाइकोटोमिक क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें कोई क्वालिटी के प्रेजेंट, किसी एक क्वालिटी के प्रेजेंट और अब्सेंस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जैसे कोई कॉलेज के अंतर्गत छात्र हैं तो 18 अबव कितने और 18 कम कितने हैं, तो एक क्वालिटी के आधार पर यानी आयु के आधार पर उसको क्लासिफाई कर दिया, तो ये जो कहलाता है वो सिंपल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और एक होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जब हम एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर उसको अलग अलग गुणों में विभाजित करते हैं। जैसे एक कॉलेज के अंतर्गत मेल और फीमेल है, और मेल और फीमेल के अंदर 18 प्लस कितना है, 18 बिलो कितना है, और उसमें कितने 18 प्लस है तो उनके मेरिड कितने, अनमेरिड कितने हैं, और मेरिड है तो वापस से एम्प्लॉयड कितने, अनएम्प्लॉयड कितने हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे विशेषता, जो क्लासिफिकेशन का जो विशेषता है जो है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होती है, मैनीफोल्ड हो जाती है। तो वो जो क्लासिफिकेशन कहलाता है वो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन दो प्रकार का होता है, डाइकोटोमी या सिंप्लेक्स, और दूसरा जो होता है जो मैनीफोल्ड यानी बहुगुणिक वर्गीकरण कहलाता है। इसी तरीके से यहां पर हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन भी करते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग क्लासेस के आधार पर, वर्गांतरों के आधार पर हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्ग बनाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक कॉलेज के अंतर्गत 1000 विद्यार्थी है और 1000 विद्यार्थियों की ऊंचाई के ऊपर हमें कोई अध्ययन करना है, तो हम क्या करते हैं, उनकी ऊंचाई को यानी कि सेंटीमीटर में जिसको मेजर किया जाएगा, और उनको हम जैसे 150 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर, 165 से 170 और 170 से 175, इस तरीके से अलग अलग हमने क्लास बना दी। और इन क्लासों के आधार पर हमने क्या कर दिया, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर लिया। कुल मिलाकर 1000 स्टूडेंट का डेटा हमने क्लासिफाई कर लिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब जब क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके संबंध में कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी होती है, जिसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी यही है, क्लासेस, वर्गांतर, अलग अलग वर्गांतर बनाए जाते हैं। तो ये जो 150 से 155 है ये एक अलग क्लास है, इसको हम क्लास कहते हैं। और इसके अंदर जो 150 है वो लोअर लिमिट यानी L1 कहलाती है, और जो 155 है वो अपर लिमिट जो कि L2 कहलाती है। और इन दोनों के बीच में जब हम 150 प्लस 155 डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी 305 डिवाइड बाय ये 152.5, यानी जो मिड वैल्यू कहलाती है। और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है L1 और L2 के बीच में, वो क्या कहलाती है, क्लास इंटरवल कहलाती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी होगी कि क्लासेस क्या होती है, क्लास लिमिट क्या होती है, और इंटरवल क्या होता है, और मिड वैल्यू क्या होती है। तो हमें ध्यान देना होगा कि जो ये लोअर लिमिट ये हो गई 150, अपर लिमिट ये हो गई, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इंटरवल हो गया, और ये पूरा एक ये क्लास हो गई, और इन दोनों के बीच का बिंदु जो है 152.5 जो है वो उसकी मिड वैल्यू हो गई। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पर साथ में दो क्लासिफिकेशन और भी होते हैं, जैसे एक आपका हो गया एक ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी होता है। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है भौगोलिक दृष्टि से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, भौगोलिक रूप से, जैसे मैं कहूं कि राजस्थान के अंतर्गत जो जितनी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत कॉलेजों की संख्या कितनी है, तो उदयपुर में कितनी है, जयपुर में कितनी है, और बाड़मेर में कितनी है, जैसलमेर में कितनी है। तो इस तरीके का जो ज्योग्राफिकल बेसिस क्लासिफिकेशन होता है वो भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। एक होता है आपका कालक्रम, यानी जो टाइम के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 2001 से लेकर 2010 के बीच में
कितनी 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 रही, तो यानी कि 2001 में कितनी थी, 2002 में कितनी थी, 2003 में कितनी थी, यानी कि टाइम के आधार पर इसमें क्या किया जाता है, कालक्रम के अनुसार क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो कालक्रम वर्गीकरण कहलाता है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन के टाइप है जो हमें ध्यान देने होंगे। इसमें आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन और कालक्रम के अनुसार क्लासिफिकेशन, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझनी वो ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, इसके संबंध में जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है उसके संबंध में क्या समस्या आती है। तो सबसे पहले समस्या किसकी आती है, जो क्लासेस है उनको डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए, नंबर ऑफ क्लासेस का कैसे डिटर्मिनेशन किया जाए। तो नंबर ऑफ क्लासेस का डिटर्मिनेशन करने के लिए कुछ साइंटिफिक रूल्स बने हुए हैं, जैसे एक स्ट्रेजेस का रूल है और एक 2K अप्रोच चलती है। तो स्ट्रेजेस रूल जो होता है, इसमें कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1 + 3.322 log n करके हम नंबर ऑफ क्लासेस निकाल लेते हैं। और उसके बाद क्लास इंटरवल को हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें लार्जेस्ट वैल्यू और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस को ये जो नंबर है उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्लास इंटरवल आ जाती है। और फिर उसमें हम जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसमें इस क्लास इंटरवल को ऐड करते जाते हैं और इस तरीके से क्लास को डिटरमाइन कर लेते हैं और अलग अलग क्लासेस उसमें निकल जाती हैं। इसी तरह एक 2K अप्रोच भी होती है, जिसमें टोटल n कितना है उसके आधार पर जो है इसको नंबर ऑफ क्लास को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि टोटल n जो था वो कितना है, 30 है, तो उसके आधार पर यहाँ पर उसको वर्ग है वो लगाया जाता है। जैसे मैं अगर 3 लगाऊं तो 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ही है, यानी कि 8 संख्या इसमें कवर होगी। मतलब यदि मैं इसको 5 करूं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि इसके वर्ग जो होने चाहिए कितने होने चाहिए, कम से कम 5 वर्ग होने चाहिए। तो इन दोनों अप्रोच के आधार पर नंबर ऑफ क्लासेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी। दूसरा जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देनी है वो ये भी है कि ये जो हम क्लासेस बनाते हैं, इन क्लासों का जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर 2 प्रकार से क्लासेस को बनाया जाता है। एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, हमने देखा L1 और L2 होती है। एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि जब कोई पद मूल्य इस L2 में शामिल नहीं करना है तो वो जो श्रेणी कहलाती है वो क्या कहलाती है, एक्सक्लूसिव, यानी एक्सक्लूड करना, यानी कि वो जो नेक्स्ट पद मूल्य के अंतर्गत आएगी, यानी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऊपर एग्जांपल चलते हैं कि हमने बात की, जैसे किसी की हाइट जो है 155 है, एक्स की जो हाइट जो सेंटीमीटर 155 है, तो वो इस वर्ग में शामिल ना होकर कौन से वर्ग में शामिल होगी, इस वर्ग में शामिल होगी। तो ये तो क्या कहलाई, एक्सक्लूसिव, यानी कि एक्सक्लूज कर दिया उसने अपर लिमिट को नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। परंतु यदि हम इसको इसी के अंदर शामिल कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगी, इंक्लूसिव कहलाएगी, जो कि इस तरीके की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इंक्लूसिव के अंदर 150 से लेकर 154 और फिर 155 से लेकर 159, यानी अगर किसी बच्चे की हाइट 154 है, 154 सेंटीमीटर है, तो वो किस क्लास में आएगी, इस क्लास के अंतर्गत ही आएगी, यानी कि ये इस क्लास के अंदर शामिल कर ली है L2 के अंतर्गत, तो ये इंक्लूसिव हुई। और 155 होगी तो वो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आएगी। तो जब हायर लिमिट जो है, लोअर जो है L2 जो है, वो आपके पदमूल्य को उसी क्लास में शामिल करती है तो वो इंक्लूसिव है, परंतु वो उसको एक्सक्लूड कर देती है, नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट कर देती है, तो वो क्या कहलाएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लासेस को अलग अलग बांटते हैं। तो यह ध्यान रखना होगा, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये दोनों में सूटेबिलिटी क्या है। तो हम कहते हैं कि जब आपका जो वेरिएबल है वो अगर पूर्ण अंक में है, पूर्णांक है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, जो सीरीज है वो कौन सी रखनी चाहिए, एक्सक्लूसिव सीरीज ही रखनी चाहिए। परंतु यदि आपका वेरिएबल जो है पूर्णांक नहीं है, यानी डेसिमल के अंदर है, तो वहां पर हम एक्सक्लूसिव सीरीज को सपोर्ट करना चाहिए, एक्सक्लूसिव सीरीज का उपयोग करना चाहिए। और मोस्टली हम क्या करते हैं, जब इस तरीके की जब हमारा डेसिमल होता है तो हम इंक्लूसिव को भी किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके की सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें, यहीं पर एक फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी भी होती है। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक क्लास के अंतर्गत जो जितने संख्या में आपके पदमूल्य शामिल हो रहे हैं,
वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 विद्यार्थी थे और मैं ये कहूँ कि 1000 विद्यार्थी के अंदर 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच लगभग 200 बच्चे आते हैं, यानी कि 200 बच्चे ऐसे थे जिनका हाइट जो है 150 से 155 के बीच में है। तो ये इसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी को हम निकालने के लिए हम टेलीबार्स का उपयोग करते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको निकालने के लिए 4 एंड क्रॉस मेथड का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं? टेलीबार का उपयोग करते हैं। इस तरीके से 4 आता है तो इस तरीके से, और फिर 5 आता है तो इस तरीके से डंडा लगाकर हम उसके टेलीबार के थ्रू फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो एक क्लास के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पद मूल्यों की जो संख्या है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और एक आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चर मूल्य के साथ, वेरिएबल के साथ यदि उसकी फ्रीक्वेंसी को किसी टेबल के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल कहलाती है। ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्टैटिकल सीरीज के ऊपर। स्टैटिकल सीरीज क्या है? स्टैटिकल सीरीज का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके जो डेटा है उनको किसी विधिवत रूप से अरेंज करते हैं तो वो स्टैटिकल सीरीज कहलाती है, सांख्यिकी श्रेणियां कहलाती है। इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज भी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी भी होती है, दूसरी डिस्क्रीट, और तीसरी कंटिन्यूअस। जैसे हम बात कर रहे थे अभी वेरिएबल की, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम नंबर में प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, दूसरा इनकी प्रॉपर यूनिट होती है, और तीसरा ये जो है बदलते रहते हैं, ये वेरिएबल कहलाते हैं। और वेरिएबल को बेसिकली कितने भागों में बांटा जाता है? ये 2 भागों में, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? स्टैटिकल सीरीज भी बनाते हैं। अब जो डिस्क्रीट वेरिएबल है उसकी क्या विशेषता होगी? डिस्क्रीट वेरिएबल की विशेषता होती है कि वो हमेशा पूर्णांक में होता है और एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होता है। जैसे मैं कहूं किसी परिवार के अंदर बच्चों की संख्या वो पूर्ण में रूप में ही होगी, वो कभी आधी नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी। तो वो जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। परंतु यदि मैं ये कहूं कि एक परिवार के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं उनकी हाइट, और हाइट जो होगी वो हमेशा पूर्णांक में नहीं होगी, तो वो जो कहलाएगी वो कौन से वेरिएबल कहलाएंगे? कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इसमें एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के अंदर प्रॉपर डिस्टेंस होती है, जो खंडित होता है और जो पूर्ण अंक होता है तो वो तो कहलाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। और परंतु जो कि डेसिमल में होता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाएगा। ये ध्यान रहे हमें। ठीक है, और इंडिविजुअल के अंतर्गत जब हम कोई भी सीरीज जो वेरिएबल है वो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के नाम से, उनके जैसे बच्चों के रोल नंबर के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो वो क्या कहेगी? व्यक्तिगत इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। तो जब भी हम स्टैटिकल सीरीज की बात करेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज आपके सामने आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा, डिस्क्रीट का मतलब और कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब। तो वेरिएबल के साथ जब उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट किया जाए, वेरिएबल के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट किया जाए और वो वेरिएबल किस कैटेगरी का हो? डिस्क्रीट वेरिएबल हो, तो वो डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। परंतु यदि वेरिएबल जो है उसकी नेचर किस तरीके का है? कंटिन्यूअस नेचर का है, और उसके साथ अगर फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट किया तो वो कंटिन्यूअस सीरीज कहलाएगी। तो ये सारी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, तब जाके हम उसके अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका इसके अंदर, यस, नंबर 1 क्वेश्चन जो कि इन्वेस्टिगेटर 2018 के अंदर पूछा गया है। तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह या वर्गों में क्रमानुसार करने की क्रिया है और इसके व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है। ये बहुत बड़ा नेचर है इसका कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो इकाइयां उनकी विविधताओं में भी एकता दिखाई देती है, यही इसकी क्वालिटी होती है। तो ये ध्यान रखना है, ये किसके अंतर्गत होता है? ये आपके जो है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत होता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इसका सही उत्तर कहलाएगा। दूसरा, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन डिफरेंट रो, डिफरेंट कॉलम एंड रो, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इन डिफरेंट क्लासेस एंड नन ऑफ द अबव। क्लियर होना चाहिए। हम क्या करते हैं यहाँ पर? समान विशेषताओं वाले जो है डेटा को एक साथ रखते हैं, यानी कि जो ये रिलेटेड डेटा, यानी ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इन डिफरेंट क्लासेस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ टेबुलेशन, थर्ड स्टेज ऑफ टेबुलेशन, सेकंड स्टेज ऑफ टेबुलेशन और फाइनल स्टेज ऑफ टेबुलेशन। जैसे हमने कहा कि क्लासिफिकेशन टेबुलेशन का आधार क्या है क्लासिफिकेशन, तो हम कहेंगे कि ये टेबुलेशन की जो फर्स्ट स्टेज हो सकती है ना, क्योंकि टेबुलेशन तभी स्टार्ट होगा जब क्लासिफिकेशन हो चुका होगा। फिर समंकों का वर्गीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके एसओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो एग्जाम होता है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि कच्चे समूहों का संग्रहण करते समय हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वर्ग अंतराल की संख्या ना तो बहुत छोटी और ना ही बहुत बड़ी हो, यानी जो क्लास इंटरवल्स हैं, वर्ग अंतराल की चौड़ाई जहां तक हो सके बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल हमने कहा कि इक्वल होना चाहिए, जहां तक संभव हो सके वर्ग अंतराल सीमाएं खुली ना हो, और ये सभी यानी कि ये सारी क्वालिटीज उसके अंतर्गत होनी चाहिए, तब जाके हम वर्गीकरण अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा हमने अभी बात की, इंक्लूसिव भी बोला और एक्सक्लूसिव भी बोला। एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि उस पद मूल्य में L2 जो है वो उसके अंदर शामिल ना होकर नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर कर देती है, तो वो क्या कहलाती है एक्सक्लूसिव, यानी L2 के अंदर पद मूल्य में फ्रीक्वेंसी शामिल नहीं होगी, वो नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर होगी। तो क्या कह रहा है कि वर्गीकरण में एक्सक्लूसिव विधि को नॉट बी प्रिफर्ड इन इंक्लूसिव मेथड, बी प्रिफर्ड इन टू इंक्लूसिव मेथड, बोथ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। देखो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, नॉट बी प्रिफर्ड यानी समावेशी विधि की तुलना में प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। हमने यहाँ पर देखा है कि सूटेबिलिटी देखिए, यदि अंक जो आपके जो वेरिएबल है वो पूर्णांक में है तो हमें क्या करना होगा, इंक्लूसिव सीरीज का उपयोग करना होगा, परंतु जब वो डेसिमल में है तो हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज का उपयोग करना होगा। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, एक्सक्लूसिव जो डेसिमल में पाए जाते हैं डेटा, तो डेटा के नेचर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी प्रिफर्ड करना चाहिए इंक्लूसिव मेथड के बेस के आधार पर, मतलब जब भी इंक्लूसिव होगा उसको भी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रिफर क्या होता है कि इंक्लूसिव की जगह किसको प्रिफर करना चाहिए, एक्सक्लूसिव को प्रिफर मोस्टली किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 6, इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, यानी क्लासिफिकेशन के टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया कि काल क्रमानुसार वर्गीकरण में समूहों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, स्थान के आधार पर, वर्ग के अंतराल पर, समय के आधार पर, विशेषता के आधार पर, तो यहाँ पर टाइम के आधार पर किया जाता है। निम्न में से आप किसे असतत चर मानेंगे, यानी कंटिन्यूस वेरिएबल कौन सा होगा। देखिए ऊंचाई, समय, मजदूरी, परिवार में व्यक्तियों की संख्या। देखो परिवार में व्यक्तियों की संख्या क्या हुई, परिवार में व्यक्तियों की संख्या पूर्ण अंक होती है, पूर्ण अंक मतलब डिस्क्रीट। मजदूरी, समय और हाइट, देखो मोस्ट जो होता है आपका हाइट हमेशा डेसिमल में होगी, है ना। तो आप जो जहां तक असतत चर यानी कंटिन्यूस वेरिएबल जो मानोगे, मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका क्या होगा, हाइट होगा। समय, मजदूरी आपकी पूर्ण अंक में हो सकती है, परंतु जो हाइट है वो कभी भी आपकी पूर्ण अंक में हो जरूरी नहीं है, वो डेसिमल में होगी। तो ये कंपाइलर 2016 के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट टॉपिक टेबुलेशन ऑफ डेटा, तो हम यहीं तक रखते हैं। तो आप सभी को मेरा ये निवेदन है कि आप जो मेरा चैनल है उसके ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, ताकि मैं जो नोट्स है वो उसके अंदर शेयर कर सकूं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।